Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of cloud computing. I'm your instructor Dr. Nazia Anwar, and in this lecture we will continue our discussion on servers. In the previous lecture we discussed what servers are, what are its capabilities, and what are server operating systems. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सर्वर्स किन्हें कहते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हमने देखा. टुडे लेट अस टॉक अबाउट सर्वर हार्डवेयर इंक्लूडिंग सर्वर प्रोसेसर्स, redundant power supplies, RAID controller, ECC memory and functions of servers. First, let's see what are server processors. सबसे पहले देखते हैं सर्वर प्रोसेसर्स किन्हें कहते हैं. You don't need a specialized hardware for server, but if you need your server to be on 24 hours a day, 7 days a week, you should really think about using your server hardware. आपको सर्वर के लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर की लाजमी नेसेसिटी नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर हो जिसको आप एक आम डेस्कटॉप पीसी को भी एज अ सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपका सर्वर जो है वो 24 आवर्स अ डे, 7 डेज़ अ वीक हर वक्त ऑन रहे, तो आपको लाजमी जो है वो सर्वर हार्डवेयर भी चाहिए सॉफ्टवेयर के अलावा. सो द फर्स्ट पीस ऑफ सर्वर हार्डवेयर दैट यू प्रोबेबली नो इज सर्वर प्रोसेसर्स. So in Intel these are called Xeon processors. सबसे पहला जो सर्वर हार्डवेयर है जो आपको लाजमी पता भी होगा वो है सर्वर प्रोसेसर्स. इंटेल में इनको कहते हैं Xeon processors. Basically the reason you want to use Xeon processors is that this processor is built for dealing with the tasks that servers deal with. इन प्रोसेसर्स को इस तरह बिल्ड किया गया, डिज़ाइन किया गया है ताकि ये जिन टास्क को सर्वर डील करते हैं ये उन टास्क को डील कर सकें. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू रियली वांट फास्ट वीडियो गेम मशीन, राइट नाउ you probably bought i7 quad core processor and that is built for video games. And well, what you need in a server computer is not the same as what you need in a video game computer. फॉर एग्जाम्पल, आपने जस्ट एक वीडियो गेम प्ले करनी है तो वो आप i7 क्वाड कोर प्रोसेसर जो है आप परचेज़ कर सकते हैं, उसमें आप वीडियो गेम बहुत अच्छी प्ले कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको सर्वर कंप्यूटर अगर आपने चाहिए आपको, तो ये सिर्फ वीडियो गेम के लिए को प्ले करने के बराबर इक्वल नहीं है, बल्कि जो सर्वर प्रोसेसर है इट नीड्स टू बी फास्ट and have the ability to perform a lot of tasks simultaneously. सर्वर प्रोसेसर जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क को वो सिमल्टेनियसली एक ही साथ इकट्ठा परफॉर्म कर सके, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए. अब डेस्कटॉप CPU भी पावरफुल है, सर्वर CPU भी पावरफुल है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं. मीन्स बोथ ऑफ these Intel Core i7 and Intel Xeon server processor are powerful processors, but there are some differences. So let's see. For example, Xeon supports multiprocessing environment.
So they are designed to work with other processors, which you can put 2 or more Xeon processors on a motherboard designed for servers, which is what a lot of servers need to handle a large workload, but desktop processors do not support this. जैसे कि ये Xeon प्रोसेसर है, ये मल्टीपल प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है, मल्टीपल प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। तो अब आप इसमें ये जो आप मदरबोर्ड देख रहे हैं, इसमें आप बहुत सारे मल्टीपल Xeon प्रोसेसर्स जो हैं वो आप इसमें जो है वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त 2 हुए हैं। ज़्यादातर सर्वर्स जो हैं वो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कलोड को हैंडल करना होता है, जबकि जो डेस्कटॉप प्रोसेसर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल प्रोसेसर्स को, बल्कि सिंगल प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं दे आर ओनली डिज़ाइन टू वर्क बाय देमसेल्व्स एंड नॉट विद एनी अदर प्रोसेसर्स। इन्होंने किसी दूसरे मल्टीपल प्रोसेसर के साथ, किसी दूसरे प्रोसेसर के साथ वर्क नहीं करना होता, बल्कि सिर्फ खुद ही वर्क करना होता है बाय देमसेल्व्स। लेकिन ये जो इसका सिंगल प्रोसेसर है, ये ड्यूअल कोर भी हो सकता है, क्वाड कोर भी हो सकता है। Second thing is in a server is redundant power supply. अब हम देखते हैं redundant power supply जो सर्वर सपोर्ट कर रहा होता है, सर्वर हार्डवेयर की स्पेशलिटी है, ये क्या होती है। Redundant power supplies are used to keep the server up and running in case of a power supply failure. अगर कोई फेलियर, पावर सप्लाई का फेलियर अकर हो जाए तो ये जो रिडंडेंट पावर सप्लाईज हैं ये सर्वर को ऑन रखती हैं। सर्वर जो है वो रनिंग पोजीशन में रहता है, वो पावर ऑफ नहीं होता, शट डाउन नहीं होता। सो इफ वन पावर सप्लाई फेल्स द अदर्स आर स्टिल एक्टिव, सो द कंप्यूटर इज स्टिल ऑन, स्टिल फंक्शनिंग। अगर एक पावर सप्लाई का फेलियर अकर हो जाए, वो किसी भी वजह से फेल हो जाए, तो दूसरी पावर सप्लाईज जो होंगी वो एक्टिव होंगी, कंप्यूटर जो है वो ऑन रहेगा, वो फंक्शन कर रहा होगा, वो ऑफ नहीं होगा। एंड मोस्ट ऑफ दीज पावर सप्लाईज आर हॉट स्वैपेबल। ये जो रिडंडेंट पावर सप्लाईज होती हैं ये हॉट स्वैपेबल होती हैं। हॉट स्वैपेबल मीन्स यू कैन रिप्लेस अ पावर सप्लाई विदाउट पावरिंग डाउन द सिस्टम। आप कोई हॉट स्वैपेबल कहते हैं, अगर आप एक पावर सप्लाई को आप निकाल के आप रिप्लेस करें नई से, तो आपको सिस्टम जो है उसको पावर डाउन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिस्टम विल कीप फंक्शनिंग, कीप रनिंग, और उसके ऑन होते रहते हुए भी आप अपनी पावर सप्लाई को रिप्लेस कर सकते हैं अगर कोई एक पावर सप्लाई का फेलियर अकर हो गया है तो। In addition to redundant power supplies, you will also hear in most servers is RAID. सर्वर हार्डवेयर में रिडंडेंट पावर सप्लाई के, सर्वर प्रोसेसर्स के अलावा, रिडंडेंट पावर सप्लाईज के अलावा एक और टर्म जो आपने बहुत सुनी होगी वो है RAID। तो हम इसको देखते हैं एक बार। RAID is redundant array of independent disks. Basically what it does, it allows you to combine several physical disks into one logical disk. It is a storage technology that combines multiple physical disks into one logical disk. So if one of these hard drives fail, the computer keeps running because these hard drives are again hot swappable. ये जो बहुत सारी रिडंडेंट फिजिकल मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स हैं, अगर इनमें से कोई एक फिजिकल ड्राइव भी का फेलियर अकर हो जाए तो आपका कंप्यूटर जो है इट विल कीप रनिंग, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव्स जो हैं ये अगेन जो हैं दे आर हॉट स्वैपेबल हार्ड ड्राइव्स इन अ RAID configuration. RAID copies its data on multiple disks. So if any hard drive in that RAID fails,
you can pull that hard drive out, replace it, and the computer stays running. That is, without shutting down the server. And then RAID will rebuild the data, and on the new hard drive, RAID will rebuild the data on the new hard drive automatically. RAID जो है वो आपकी ये जो फिज़िकल ड्राइव्स हैं, इसकी जो मल्टीपल फिज़िकल ड्राइव्स हैं, ये सारी हॉट स्वैपेबल होती हैं RAID कॉन्फ़िगरेशन में. RAID आपके मल्टीपल डिस्क डाटा जो है उनको मल्टीपल डिस्क पर कॉपी कर देगा. इसलिए अगर कोई भी सिंगल हार्ड ड्राइव जो है वो RAID में कोई भी सिंगल हार्ड ड्राइव का कोई फेलियर अगर हो जाए तो आप उस हार्ड ड्राइव को निकाल कर उसको रिप्लेस करके आप उसकी जगह पे नई हार्ड ड्राइव डाल सकते हैं और आपका कंप्यूटर जो है इट विल कीप ऑन रनिंग. और आपको कंप्यूटर यू डोंट नीड टू शट डाउन द सर्वर. और फिर क्या होगा, जो आपने फेल्ड हार्ड ड्राइव को आपने एक सही हार्ड ड्राइव से रिप्लेस किए, उस RAID जो है वो डाटा को उस नई हार्ड ड्राइव पर ऑटोमेटिकली रीबिल्ड कर देगा. Another thing you see in a server is that to increase reliability, most of the servers used memory with error detection and correction. नेक्स्ट जो आप देखते हैं कि सर्वर में रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए जो ज़्यादातर सर्वर सपोर्ट करते हैं या जो मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं वो होती है ECC मेमोरी. ECC RAM इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. लेकिन ये करती क्या है? What this does is, when your computer boots up, ECC RAM actually want to check a self-test of the RAM to make sure that this RAM is functioning properly. ये जो है जैसे आप कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं, आपका कंप्यूटर जो है वो बूटिंग प्रोसेस होता है, तो ECC RAM एक फौरी तौर पे एक चेक करती है, यानी एक सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करती है, अपना ही सेल्फ टेस्ट, ये इंश्योर करने के लिए कि RAM की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है. If it detects if the data was ये डिटेक्ट करती है कि डाटा जो है वो करेक्टली प्रोसेस हो रहा है कि नहीं. एंड इफ़ इट इज़ नॉट करेक्टली प्रोसेसिंग इट डज अ कपल ऑफ करेक्शंस. अगर डाटा की करेक्ट प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती तो ये बहुत सारी करेक्शंस परफॉर्म करती है. इसीलिए हम इसको ECC मेमोरी कहते हैं, एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी. So ECC memory is a type of computer data storage that can detect and correct the more common kinds of internal data correction. ECC RAM is mainly used in servers. It detects if the data was correctly processed. If it is not, it does a couple of corrections. So using ECC memory in servers is just an extra precaution to guard against any errors to prevent a server from shutting down. तो कंक्लूजन ये है कि ECC मेमोरी हम सर्वर्स में क्यों यूज़ करते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की. वैसे ये एक्सपेंसिव होती है, लाजमी नहीं है, लेकिन आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अगर आप यूज़ करें कि ताकि आप अपने सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकें कि अगर कोई भी एरर अकर हो तो ये आप उसको सर्वर जो है वो शट डाउन होने से बचाने के लिए, तो एरर अकर होने से गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए आप ECC मेमोरी यूज़ करते हैं एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप. इंटेल कोर प्रोसेसर जो है वो ECC मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता. However, AMD processors do support ECC RAM. Xeon processors जो कि सर्वर प्रोसेसर्स होते हैं, they can also support a larger amount of RAM. It can have a larger cache memory
and it can also have a higher core count than desktop processors. जो सर्वर प्रोसेसर्स होते हैं वो ज़्यादा रैम को भी, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम को सपोर्ट करते हैं, उनकी कैश मेमोरी ज़्यादा लार्ज होती है, और जो प्रोसेसर कोर काउंट होता है डेस्कटॉप प्रोसेसर्स की निस्बत सर्वर प्रोसेसर्स में वो भी ज़्यादा हो सकता है. So now that we have got over the basics of what servers are, so let's recap possible functions of servers. हमने सर्वर की बेसिक्स जो है वो डिस्कस कर ली है, तो अब हम देखते हैं, रिकैप करते हैं सर्वर के पॉसिबल फंक्शंस को. फॉर एग्जांपल, अ वेब सर्वर. A web server is what hosts a website. वेब सर्वर जो किसी वेबसाइट को होस्ट कर रहा होता है उस सर्वर को हम कहते हैं. सो एनी वेबसाइट that you go with your web browser, you are connecting over the internet with that web browser to access the website you want. अब अगर आप कोई भी वेबसाइट को जिसको आप अपने ब्राउज़र के थ्रू कनेक्ट होते हैं और ओपन करते हैं, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू उस वेब सर्वर से कनेक्ट होते हैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट जो आपको चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए. क्योंकि वेब सर्वर जो है इट कंटेन ऑल द वेबसाइट्स डाटा. उसमें वेबसाइट्स का जितना भी डाटा होता है वो उस वेब सर्वर में होता है, इंक्लूडिंग द HTML कोड एंड graphics and the web server software. We have open source Apache, which is the most popular web server in the world. Open source software Apache supports almost all operating systems. ये ओपन सोर्स अपाची जो है ये तकरीबन सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर वेब सर्वर है, और ये ऑलमोस्ट तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है. इसी तरह एनजिनिक्स जो है इट इज़ द नेक्स्ट ओपन सोर्स वेब सर्वर आफ्टर अपाची. एंड इसके अलावा जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज सर्वर है हमारे पास, जिसको हम एज अ वेब सर्वर यूज़ कर सकते हैं. Another type of server is an email server. So there will be just one server that is responsible for emailing emails to outside the network and receiving the emails that are coming from the users. ईमेल सर्वर जो है ये इसका काम क्या है कि मैसेजेस को सेंड करना, आपने ईमेल्स रिसीव करना, जो नेटवर्क आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क उनको सेंड करना, और जो आउटसाइड नेटवर्क से मैसेजेस को रिसीव करना टूवर्ड्स द इनकमिंग नेटवर्क. तो आप जो है वो एक्सेस करते हैं किसी भी ईमेल सर्वर को यूजिंग योर ब्राउज़र, या you can also use an email client such as Outlook or Macmail or Thunderbird using email protocols such as IMAP, POP and SMTP. Email servers were widely used before the emergence of Office 365 or Google's Gmail, such as Microsoft Exchange or Zimbra were used in organizations to handle all the mail of the users. ये कुछ ईमेल सर्वर्स की एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस या बड़ी कंपनीज़ में यूज़ होती थी यूज़र्स की तमाम मेल्स को हैंडल करने के लिए. बेसिकली जब भी आपने कोई वेब ब्राउज़र के थ्रू ईमेल सर्वर को एक्सेस करना होता है तो
तो आप कोई भी ईमेल क्लाइंट के थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि आप आउटलुक के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू, या मैक मेल या थंडरबर्ड, कुछ ईमेल प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए, जैसे कि IMAP, POP और SMTP प्रोटोकॉल्स हैं। अब ईमेल सर्वर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन क्योंकि अब ऑफिस 365 जो है उसने रिप्लेस कर दिया है कह सकते हैं, लेकिन अभी भी ईमेल सर्वर्स यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा गूगल्स जीमेल जो है वो अब यूज़ हो रही है, और ये एग्ज़ाम्पल्स हैं कुछ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या जिम्ब्रा जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रही है ज़्यादातर आपकी यूज़र्स से ईमेल्स को हैंडल करने के लिए। Another type of server present in almost any organization is database server. This type of server store data on the back end and then it retrieve from computers from the front end. ये सर्वर जो है तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूट में, ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। इस सर्वर का काम क्या है कि इसने डाटा को बैकएंड पे किसी भी यूजिंग एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसने डाटा को बैकएंड पर स्टोर करना है और कंप्यूटर से रिट्रीव करना है फ्रॉम द फ्रंट एंड, फॉर एग्जांपल यूजिंग क्वेरीज सच एज SQL। फ्रंट एंड पे आप कोई भी क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। हर DBMS की अपनी क्वेरी लैंग्वेज होती है। सो एवरी डेटाबेस सर्वर यूजेस इट्स ओन query language or computer language to execute the tasks. So we can have a system on a server and our database is there and all the users are accessing it for getting the information, updating and even deleting it. जैसे आपके पास एक सर्वर है, उस पर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आप कोई डेटाबेस होती है, उस पर यूज़र्स जो है उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। तो ये जो डेटाबेस सर्वर्स हैं दे ऑर्गेनाइज द डाटा यूज्ड बाय ऑल द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन द फर्म। उस फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं उसके डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज के लिए हम डेटाबेस सर्वर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि इनकी कुछ डेटाबेस सर्वर्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, ओरेकल या MySQL या MariaDB। ये जो है ये ओपन सोर्स अल्टरनेटिव्स हैं। MySQL और MariaDB। So let's summarize possible functions of server. A single server can perform multiple functions. A server can be a mail server and FTP server all at a time. अब हम समराइज़ करते हैं सर्वर के फंक्शंस को। एक सिंगल कंप्यूटर जो है उसको आप एक विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और स्पेशलाइज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। और एक सिंगल सर्वर जो है वो इट कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस। वो एक ही सिंगल सर्वर बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। लाजमी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट सेपरेट जो है वो सर्वर्स जो है वो फिजिकल सर्वर्स रखें। एक ही सिस्टम भी मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे एक ही सर्वर जो है वो मेल सर्वर भी हो सकता है, एक ही वक्त में वो FTP सर्वर भी हो सकता है, या जितने भी सर्वर्स हैं वो एक वक्त में बहुत सारे सर्वर्स हो सकते हैं। सो आई एम नाउ गोइंग टू recap what these individual components can do, but I don't mean to say that you have to have a physical computer for each one of these components. यानी आप हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में कैटेगराइज करें कि वेब सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर या FTP सर्वर, जितने भी सर्वर्स हैं।
अब एक ही कंप्यूटर ये सारे मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप जो है वो हर फंक्शन के लिए आप एक सेपरेट कंप्यूटर लें, बल्कि दे कैन ऑल हैव इन वन कंप्यूटर। When we buy Windows, most of its functionality is already built into it. So these pieces of software are already included into the operating system. जैसे कि जब आप विंडोज़ परचेज़ करते हैं तो सर्वर की बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी एक विंडोज़ डेस्कटॉप में ही बिल्ट होती है या किसी भी विंडोज़ में ऑलरेडी बिल्ट होती है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर के ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन है, जबकि एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें फाइल सर्वर उसमें बिल्ट इन है, वेब सर्वर इज बिल्ट इन, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज सर्वर इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू इट, FTP सर्वर इज बिल्ट इनटू इट, Active Directory server is built into it. So most of the server functionality that you ever use is already built into it. So if you are using Linux, you have to install all these different pieces of server software individually. तो हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप जो विंडोज़ सर्वर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी बिल्ट इन होती है आजकल, जो विंडोज़ 10 है या जो विंडोज़ आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ सर्वर, जैसे कि उसमें जो है वो विंडोज़ सर्वर 2016 जो है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो ऑलरेडी बिल्ट इन है, जैसे कि उसमें जो है वो वेब सर्वर उसमें ऑलरेडी है, IIS सर्वर्स उसमें ऑलरेडी है, FTP सर्वर उसमें ऑलरेडी है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो इसलिए बहुत सारी सर्वर फंक्शनैलिटी जो है वो ऑलरेडी उसमें बिल्ट इन है। लेकिन अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी डिफरेंट पीसेज ऑफ सर्वर सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको इंडिविजुअली उसमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो when you create Ubuntu server, when you start it up for the first time, you have to install and set up the Apache web server, you have to set up the database server, that because that stuff is not already included in the software. इसी तरह अगर आप Ubuntu सर्वर क्रिएट करें तो उसमें भी आपको फर्स्ट टाइम जो है वो आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा Apache वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए, इसी तरह डेटाबेस सर्वर या आप इस टाइप का कोई भी सर्वर्स जब आपने उसमें सेटअप करने हैं तो आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। सो इफ़ यू वांट अ फुली फंक्शनल वेब सर्वर ऑन योर Windows 10 होम कंप्यूटर, यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री Apache वेब सर्वर। इस तरह अगर आपको अपने Windows 10 होम कंप्यूटर पे कोई फुली फंक्शनल वेब सर्वर अगर आपने बिल्ड करना है तो आप जो है वो फ्रीली अवेलेबल है Apache वेब सर्वर वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक Windows 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको आप बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ फुल फ्लैश्ड वेब सर्वर वेयर यू कैन रन अ रियल वेबसाइट, और यू कैन इंस्टॉल MySQL डेटाबेस और मेक इट अ डेटाबेस सर्वर। तो इस तरह आप अपने Windows 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक फुल वेब सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप कोई रियल वेबसाइट जो है उसको रन कर सकते हैं, या इसी तरह आप MySQL डेटाबेस इंस्टॉल करके आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेटाबेस सर्वर में। सिमिलरली यू कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर कॉल्ड FileZilla to make it a full-fledged FTP file server. So all these functions can be on one box to get a one physical server to get all of these. If you buy Microsoft Windows Server operating system, most of this functionality is already built into it. However, if you are using Linux, you probably have to install all the functionality that you want to do. And if you are using the desktop operating system, Windows 10,
You can get a lot of functionality by installing additional pieces of software such as FileZilla FTP server or Apache to turn a Windows 10 computer into a full-fledged web server. Well, remember the definition of server is simply a computer that provides services to clients. Server is a computer that provides services to clients. So that was all about servers, and I hope this lecture was helpful and you can take benefit from this course in your career ahead. Thank you everyone for taking this lecture.